हाय दोस्तों, शहीद मंगल पांडे संस्था आयुषी एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम चर्चा करेंगे यूपीपीटी एंट्रेंस एग्जाम के प्रवेश परीक्षा से संबंधित सामान्य ज्ञान के टॉप 15 प्रश्नों को देखेंगे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सामान्य ज्ञान के। दोस्तों देखते हैं सामान्य ज्ञान के अध्ययन महत्वपूर्ण प्रश्न 1 है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। दोस्तों उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है म्यांमार, दूसरा जापान, तीसरा भारत, चौथा नॉर्वे। दोस्तों उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है हम जानेंगे यहाँ पर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये विविध प्रश्नावली के अंतर्गत आते हैं सामान्य ज्ञान में, बीएड प्रवेश परीक्षा में। 250 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होते हैं जो अनिवार्य होता है। शिफ्ट 1 में 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के अनिवार्य प्रश्न होते हैं। 100 अंकों का यह भाग होता है। दोस्तों बताइए, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। दोस्तों जापान उत्तर होगा इसका, जापान। जापान को दोस्तों उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है क्योंकि यही सूरज की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं। जापान को निप्पॉन भी कहा जाता है। यह प्रशांत महासागर में दोस्तों स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों बताएंगे, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। बताइए, आपको पता होगा बहुत लोगों को विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व शिक्षक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस एक ही बात है। यह 5 अक्टूबर को आयोजित होता है। दोस्तों कब? 5 अक्टूबर को। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फॉर अमेरिका। दोस्तों 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अब विश्व शिक्षक दिवस कब से मनाया जाता है? इसी विश्व शिक्षक दिवस अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा सिफारिश पत्र पर हस्ताक्षरित किए गए थे। दोस्तों 1966 में विश्व शिक्षक दिवस के 1966 से यह शुरू हुआ और 1994 से यह मनाया जाने लगा। दोस्तों 1966 में इसका प्रस्ताव भेजा गया अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा और यह 1994 से मनाया जाने लगा। विश्व शिक्षक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी से कह सकते हैं, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। पहला ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर, बी है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु हरगोविंद और ऑप्शन डी गुरु नानक देव। दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी और इसका सन 1699 ईस्वी में बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में इसका स्थापना किए थे गुरु गोविंद सिंह जी ने। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। दोस्तों इस बहुत महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए, इसे आप तैयार करते रहिए। ऐसा ही वीडियो अच्छे टॉपिकों से आपको लाते रहेंगे ताकि आपका अच्छा से अच्छा अंक ला करके आप सरकारी कॉलेज आपको मिल सकें। अगला प्रश्न है, भांखड़ नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों भांखड़ नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए महानदी, बी सतलज, ऑप्शन सी कृष्णा, डी ताप्ती। दोस्तों भांखड़ नांगल परियोजना यह पंजाब राज्य और हरियाणा व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यह सतलज नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर दोस्तों? सतलज नदी। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। इसका सही उत्तर होगा सतलज नदी।
भाखड़ नागल परियोजना 3 राज्यों को लाभान्वित करता है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान संयुक्त परियोजना है यह। दोस्तों अगला प्रश्न है NCTE का पूरा नाम। दोस्तों NCTE का पूरा नाम है, दोस्तों इसका क्या उत्तर होगा बताइए आप लोग। इसका पूरा नाम पूछा जा रहा है, फुल फॉर्म ऑफ NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल कमीशन फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा A फॉर अमेरिका, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NCTE का पूरा नाम होता है दोस्तों इसी के साथ चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है पोंगल त्यौहार। अगला प्रश्न है दोस्तों पोंगल त्यौहार है तमिलनाडु का, पश्चिम बंगाल का, असम का, केरल का। बताइए दोस्तों पोंगल त्यौहार किस राज्य का त्यौहार है। दोस्तों पोंगल त्यौहार किस राज्य का त्यौहार है बताएंगे आप लोग। बहुत लोगों को पता होगा त्योहारों के बारे में, किस राज्य में कौन सा त्यौहार मनाए जाते हैं। दोस्तों ये तमिल लोग इस त्यौहार को मनाते हैं, अर्थात यह तमिलनाडु का त्यौहार है दोस्तों। पोंगल तमिल हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है दोस्तों। यह प्रतिवर्ष 14-15 जनवरी को मनाया जाता है तमिलनाडु में। यह फसल कटाई का उत्सव के रूप में, फसल कटाई के लिए उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जब फसल कटती है तो तमिलनाडु के लोगों द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सही A फॉर अमेरिका। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न 7, वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना। वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य के रूप में बना दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न, और यह करेंट का प्रश्न के अंतर्गत आएगा दोस्तों। बताइए आप लोग, ये बहुत ही आसान और ताज़ा प्रश्न है जो कि आप लोगों को याद होगा किस राज्य को 29वां राज्य के रूप में दर्जा मिला और वर्तमान में कितने राज्य हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा C तेलंगाना, C फॉर कैट तेलंगाना। तेलंगाना भारत के आंध्र प्रदेश से कटकर दोस्तों 2014 में 2 जून को यह अलग हुआ। देश का 29वां राज्य के रूप में तेलंगाना को नए राज्य के रूप में दर्जा मिला दोस्तों। यह हैदराबाद को 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी भी घोषित किया गया है दोस्तों। यह राज्य 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया। तेलंगाना राज्य 29वां राज्य तो बना दोस्तों, लेकिन जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश था, जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश था दोस्तों, वो भी राज्य के अंतर्गत उसको दर्जा मिल गया दोस्तों, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और इस तरह से भारत में टोटल 28 राज्य हो गए दोस्तों, और केंद्र शासित प्रदेश जो कि 9 थे आपके 8 हो गए। अब दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, ओमान की राजधानी कहाँ है। दोस्तों प्रश्न नंबर 8 है ओमान की राजधानी। दोस्तों बताइए दोस्तों ओमान की राजधानी कहाँ है। आप लोग को याद होगा दोस्तों 5-6 देशों की राजधानी वहाँ के वहाँ के त्यौहार, वहाँ के दोस्तों आपको बताना है ओमान की राजधानी कहाँ है। 5-6 देशों से रिलेटेड जो कि आपके पड़ोसी देश हैं उनकी जानकारी रखनी होती है, बीएड परीक्षा में पूछा जाता है। बताइए दोस्तों ओमान दोस्तों अरब प्रायद्वीप के पूर्व दक्षिण में स्थित है, जिसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों। डी फॉर डॉग, मस्कट। इसका आंसर हो जाएगा मस्कट। ओमान की राजधानी दोस्तों मस्कट है, जो कि
दक्षिण में स्थित है एक देश है, यह अरब प्रायद्वीप में स्थित है दोस्तों। अब दोस्तों चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9 हम लोग का है, भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के राज्यपाल थे। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के राज्यपाल थे दोस्तों। पहला ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अगला है डी उत्तर प्रदेश। बताइए दोस्तों, रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ के राज्यपाल थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। दोस्तों रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार राज्य के राज्यपाल थे दोस्तों। ये 2015 2 सालों तक वहाँ के राज्यपाल रहे, 15 से इनका कार्यकाल 17 तक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जापान की संसद का नाम क्या है। दोस्तों मैंने बताया पिछले प्रश्न में कि 5-6 देशों से रिलेटेड कुछ फैक्ट आपको जानने रहते हैं, राजधानी, वहाँ के डाइट के नाम, वहाँ के कौन से मुद्राएं हैं, वहाँ की देशों की मुद्राओं को जानना पड़ता है। 5-6 देशों को बीट पर इस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। पड़ोसी देशों की राजधानियाँ, पड़ोसी देशों में कौन से जलधाराएं हैं, वहाँ के कौन सी वहाँ ये आपको जनजातियाँ पाई जाती हैं। बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं। 5-6 देश को आपको याद करना होता है दोस्तों। 5-6 देशों के मैप के बारे में आपको जानना होता है दोस्तों। अगले वीडियो में हम आपको मैप से संबंधित भूगोल के विषय में से भी, केवल भूगोल से विषय, केवल इतिहास के विषय से भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, जिससे कि आप तैयार करके अच्छे से अच्छे अंक ला सकें। दोस्तों अगला प्रश्न है, जापान की संसद का नाम बताना है दोस्तों। जापान की संसद का नाम क्या है, बताइए दोस्तों। दोस्तों जापान की संसद का नाम, सही उत्तर है यहाँ सी फॉर कैट यानी डायट। जापान की संसद को डायट कहा जाता है दोस्तों। इसी तरह आपका सूरा, ये विकल्प जानते हैं, सूरा कहाँ की डायट का नाम है। ये सूरा पाकिस्तान के संसद को कहते हैं दोस्तों, पाकिस्तान को सूरा। और अगला है आपका मजलिस कहाँ के कहते हैं, मजलिस को बताएंगे आप लोग। मजलिस दोस्तों कहते हैं ईरान की संसद को कहते हैं मजलिस। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा इसमें। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों, सही उत्तर बताइए आप लोग। दोस्तों समुद्रगुप्त को, ए फॉर अमेरिका, सॉरी दोस्तों समुद्रगुप्त में है, सी में है, सी फॉर कैट। दोस्तों समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, इसे भारतीय नेपोलियन कहा गया समुद्रगुप्त को दोस्तों। दोस्तों समुद्रगुप्त एक महान पराक्रमी विजय अभियानों के कारण भारत का नेपोलियन कहा गया। उसकी विजयों का वर्णन हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में किया है दोस्तों। सम्राट नेपोलियन समुद्रगुप्त से मिलता जुलता उसके पराक्रम, उसके विचार, इसलिए उसको भारत का नेपोलियन कहा गया दोस्तों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्था कहाँ स्थित है दोस्तों। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान दोस्तों कहाँ स्थित है, जानेंगे।
चेन्नई में है, बी मुंबई में, सी नई दिल्ली में, डी बेंगलुरु में। बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्था कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्था कहाँ स्थित है दोस्तों? आप लोग बहुत लोगों को पता होगा राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्था कहाँ स्थित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ऐसा ही प्रश्न बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए जानते हैं यह प्रतिरक्षा संस्था कहाँ स्थित है। दोस्तों, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्था नई दिल्ली में है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अब इसकी स्थापना के बारे में बता दें आपको कि इसकी स्थापना 24 जून 1981 में की गई थी दोस्तों। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्था जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत प्रतिरक्षा शोध संबंधित कार्य किए जाते हैं। इसमें प्रतिरक्षा संस्था में प्रौद्योगिकी के अंतर्गत इसमें कार्य किए जाते हैं और इसका स्थापना 24 जून 1981 में किया गया था नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मदर पुस्तक किसने लिखी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मदर पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? पुस्तक के विषय से भी संबंधित प्रश्न आते हैं सामान्य ज्ञान में, जो कि आपको 20-50 पुस्तकों और उसके लेखकों को विषय में जानना और याद करना पड़ेगा, ताकि आपका प्रश्न छूटने ना पाए सामान्य ज्ञान में। तो मदर पुस्तक के लेखक मैक्सिम गोर्की हैं दोस्तों। कौन है? मैक्सिम गोर्की। डी फॉर डॉग। बेन जॉनसन नहीं है, ऑस्कर वाइल्डे नहीं है, टी.एस. इलियट नहीं है, मैक्सिम गोर्की ने मदर पुस्तक को लिखा था दोस्तों। डी फॉर डॉग आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका होगा, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत ने लागू किया। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत ने कब लागू किया? दोस्तों, सही उत्तर होगा इसका 1 जुलाई को ही भारत ने वस्तु सेवा कर जीएसटी लागू किया। ये फॉर अमेरिका इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। 1 जुलाई 2017 को भारत ने इसे लागू किया। दोस्तों, यह एक देश एक कर के सिद्धांत पर कार्य करने वाली दर है। इस कर के 5 स्तर होते हैं दोस्तों। यह क्या है? एक देश एक कर के सिद्धांत पर कार्य करने वाला कर है दोस्तों, जिसको भारत सरकार ने 1 जुलाई 2017 को लागू किया दोस्तों। टॉप 15 क्वेश्चन का अंतिम प्रश्न, टॉप 15 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके साथ मैं शेयर किया दोस्तों। इसे आप तैयार करके अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे सामान्य ज्ञान में दोस्तों। इसी तरह आप लगे रहिए दोस्तों जुनून और जोश के साथ, ताकि अच्छा से अंक ला करके आपको सरकारी कॉलेज मिले दोस्तों यूपी बीएड में। दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न कैलाश सत्यार्थी संबंधित हैं। निर्मल भारत अभियान से, बचपन बचाओ आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, डी चिपको आंदोलन से। बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों। कैलाश सत्यार्थी जी बहुत ही प्रसिद्ध रहे, बहुत ही फेमस रहे पिछले सालों। कैलाश सत्यार्थी दोस्तों बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं, जो कि बाल मजदूरी को, बाल श्रम को उन्होंने विरुद्ध बहुत ही बड़ी लड़ाई लड़ी। और कैलाश सत्यार्थी एक भारतीय बाल अधिकार और बाल श्रम के विरुद्ध पक्षधर हैं। उन्होंने वर्ष 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी दोस्तों। वर्ष 2014 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था दोस्तों। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बचपन बचाओ आंदोलन, कैलाश सत्यार्थी से संबंधित है दोस्तों। इसी के साथ आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अगले वीडियो के साथ मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।